हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल कुमार एंड आज हम जो पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 2016 का नीट वाला एग्जाम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इसकी कॉपी डाउनलोड कर सकते हो, इससे मैच कर सकते हो। हम अभी देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है जो इजीली विदाउट सॉल्यूशन हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे कौन से क्वेश्चन हमने फिगर आउट किए हैं। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अपने पास एक वायर है XY जिसमें से करंट जा रहा है कैपिटल I। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। और अपने पास एक लूप है ABCD जिसमें से करंट स्मॉल I है जो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अब हमने जो फिगर आउट करनी है, हमने फाइंड करना है नेट फोर्स ऑन द लूप। लूप कौन सा है? दैट इज ABCD एंड इसका डिस्टेंस कितना है। जो XY वायर है उससे अपने पास AB का डिस्टेंस है L/2 एंड जो अपने पास CD वायर है उसका डिस्टेंस कितना है, तकरीबन इन दोनों का सम हो जाएगा, दैट विल बी 3L/2। एंड उसके बाद क्या किया हुआ है, ध्यान से समझो इस चीज को कि जो यहाँ पे वायर में करंट जा रहा है उस वायर की वजह से अपने पास AB जो वायर है दैट इज अ परपेंडिकुलर एंड BC वायर भी परपेंडिकुलर है। तो अपने पास AD एंड BC के ऊपर फोर्स नेट क्या हो जाएगी, 0। और सेकंड में अपने पास कौन कौन सी फोर्स आएगी, दैट विल बी AB एंड CD बिकॉज दीज आर पैरेलल टू द XY लाइन। और अपने पास जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो कितना हो जाता है अपने पास, μ0/4π 2I1I2L/A। तो ध्यान से समझो इस चीज को कि जब हम ये वाला पोर्शन लेंथ है तो L ये वाला पोर्शन, और जो A वाला पोर्शन है जो साइड का डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू, एक कंडीशन में L/2 है, दूसरी कंडीशन में अपने पास 3L/2 है। वो अगेन अपने पास क्या है, L ही है। तो अपने पास L/L का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, 1। अगर अपने पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू 1 इक्वल होगी, इट मीन अपने पास पोर्शन के अंदर L/L का फॉर्मेट नहीं होएगा, तो अपने पास कैपिटल L क्वेश्चन के ऑप्शन में नहीं अवेलेबल होएगा। तो जिस ऑप्शन में अपने पास कैपिटल L दिख रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो। एंड उसके बाद अपने पास कौन से चांसेस बनते हैं, एक फर्स्ट ऑप्शन बनता है, एक सेकंड ऑप्शन बनता है जिसमें कैपिटल L नहीं है। और बट यहाँ पे ध्यान से देखो कि एक वायर जो है अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, दोज विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो इस साइड को आएगी, जिसको मैं डिनोट करूंगा F1 से, और जो CD में फोर्स लगेगी दैट विल बी रिपल्सिव। तो अपने पास जो F2 होगी ऑब्वियसली लेस देन F1 होगी बिकॉज F2 वाली फोर्स की जो वायर है वो XY वायर से ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो अपने पास जो डिफरेंस होएगा या फिर नेट फोर्स होएगा दैट विल बी इक्वल टू F1 माइनस F2। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे इस फॉर्मूले में देखते हैं, अगर यही बात बोलते हैं फॉर्मूला यूज नहीं करना है हमने, तो अपने पास क्या होगा, डिनोमिनेटर में जो डिस्टेंस होता है एक कंडीशन में कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3L/2 एंड दूसरे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट विल बी L/2। तो अपने पास एक डिस्टेंस L/2 है जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, एक डिस्टेंस 3/2L है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, बिकॉज मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी टर्म्स निगलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास दोनों साइड पे टर्म्स सेम है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इस कोएफिशिएंट का फर्क है, एक वाली टर्म में अपने पास 2/3 है, एक वाली टर्म में अपने पास सिर्फ और सिर्फ 1/2 है। तो इस स्टेप को समझो कि हमने सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट सॉल्व करना है, हमने μ0I/π को सॉल्व नहीं करना। और अगर इस जगह पे हम देखते हैं तो अपने पास क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 2/L माइनस 2/3L। तो इसका कितना बन जाएगा, अगर 2/L को कॉमन निकालेंगे 1 माइनस 1/3 दैट विल इक्वल टू 2/L इंटू 2/L। तो अपने पास आंसर में 2/3 होएगा। तो अपने पास आंसर कौन सा बन जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन। चलो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कैसे किया है मैंने, सिर्फ और सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको यहाँ पे डाला है, उसको सॉल्व किया, बाकी सारे वेरिएबल को मैंने दूर कर दिया बिकॉज सभी चीजें कॉमन है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस वाली जो चीज है उसको हमने कंपेयर करके फिगर आउट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो सिर्फ इस वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से रीड करो और नेक्स्ट वाला और उसका सॉल्यूशन चेक करो कि कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, उसके थॉट को अंडरस्टैंड करो, उसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करो। एंड याद रखो कि विदाउट बेसिक जो +1 + 2 में हमने किया है, वी कैन नॉट सॉल्व और डू दीज टाइप ऑफ मेथड्स बिकॉज बेसिक ही तो होता है जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बताएगा और सिंपली ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। अभी लेट्स से अभी थर्ड क्वेश्चन है, अपने पास क्वेश्चन क्या है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक सक्सेप्टेबिलिटी। सक्सेप्टेबिलिटी क्या होता है, दिस इज अ रेशियो ऑफ I/H।
H क्या होता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग पावर, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, एंड I क्या होता है, दैट इज मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मतलब किसी बॉडी के ऊपर, किसी मेटल के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड H, एंड बॉडी कितना मैग्नेटाइज हो गई है, दैट इज कॉल्ड I। अगर ध्यान से समझो इस बात को, अगर चाई की वैल्यू की बात करते हैं, एंड चाई की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी है मतलब क्या है कि H जितना अप्लाई किया था उसके रीजन के कारण बॉडी कुछ ना कुछ मैग्नेटाइज हो चुकी है। बट अपने पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि किस टर्म के लिए, किस बॉडी के लिए अपने पास मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होएगी। अगर नेगेटिव होएगी इसका मतलब क्या बनता है, जिस डायरेक्शन में मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मैग्नेटाइज हो रही है। तो कौन सी वाली प्रॉपर्टी फॉलो करती है बॉडी, दैट ओनली इज डायामैग्नेटिक मटेरियल, जो अपने आप में मैग्नेटिक अप्लाइड फील्ड के ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जिससे वो डीमैग्नेटाइजिंग पावर वाली क्या बोल सकते हैं हम, प्रॉपर्टी यूटिलाइज करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या बोला गया है, एक बॉडी है जिक्साइन है, वो साउंड की फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज एमिट कर रहा है और वो क्लिफ के टुवर्ड्स आ रहा है। लेट्स से यहाँ पे अपने पास क्लिफ है, यहाँ पे एक गाड़ी है जो मूव कर रही है, उसकी स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, और कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज 800 हर्ट्ज। तो ध्यान से समझो इस बात को, जैसे यहाँ पे साउंड स्ट्राइक करेगी दैट विल रिफ्लेक्ट बैक, तो ऑटोमेटिकली साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी ज्यादा होगी, बिकॉज बॉडी अपनी मूव कर रही है। तो आंसर जो होगा 800 हर्ट्ज से ज्यादा होगा। तो जो ऑप्शन में 800 हर्ट्ज से कम वाला आंसर है वो क्रॉस हो जाएगा। एक ऑप्शन में अपने पास 800 है वो भी क्रॉस होएगा, बिकॉज अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल चेंज एज द बॉडी अप्रोचेस टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो अपने पास सेम वाली क्वांटिटी नहीं हो सकती। और ध्यान से अगर चेक करोगे तो अपने पास जो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, V, दिस इज फॉर साउंड एंड दिस इज फॉर ऑब्जर्वर। और जो मेथड होता है अपने पास क्या होता है, ऑब्जर्वर ऊपर आता है, सोर्स नीचे आता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या है, स्टिल है, तो ऑब्जर्वर वाला जो पोर्शन होगा दैट विल बिकम 0। जो सोर्स वाला होगा वो क्या होगा, कम होगा, बिकॉज अपने पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो रियल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, 800 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड जो खुद इन्होंने दी हुई है दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड ओवर 330 माइनस 15 दिया हुआ 15, तो कितना बन जाएगा 800 इंटू 330 डिवाइड बाई 315। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से इस बात को समझना कि जो 330 है और 315 है, इसकी रेशियो जो आएगी दैट विल बी लेसर देन, हम क्या बोल सकते हैं कि 800 के क्लोज इनफ होगा ऑप्शन। तो अपने पास दो ऑप्शन है, एक 838 है, एक 885 है। तो ध्यान से समझो इस बात को, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू काफी छोटी होती तो अपने पास क्या होना था, आंसर हो जाता है 885। बट जो वैल्यू है वो ज्यादा छोटी नहीं है, तो अपने पास आंसर क्या होगा, दैट विल बी क्लोज टू 800 बट नॉट इक्वल टू 800, नॉट लेस देन 800, नॉट वेरी मच ग्रेटर देन 800। तो अपने पास आंसर क्या बनेगा 838। अगर इसको अंडरस्टैंड करने में कंफ्यूजन है तो आप जस्ट इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो और इजीली आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप चाहते हो कि सारे क्वेश्चन ध्यान से आसानी से समझ आए तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो और तरीका समझने की ट्राई करो कि कौन से मेथड से ये वाले क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और इजी मेथड से, अंडरस्टैंडिंग से। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखो, 5th क्वेश्चन है, जो कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड का, ये वाला अपने पास पहले उसको वोल्टेज वाली बैटरी से कनेक्ट किया गया था। तब अपने पास क्या था, सारी की सारी जो एनर्जी थी वो इसके ऊपर स्टोर होगी 2 माइक्रोफैरेड के क्रॉस, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अपने पास चार्ज फिक्स हो जाएगा। बिकॉज सेकंड वाले कंडीशन में उसने क्या बोला है, जो स्विच है उसको सेकंड से कनेक्ट कर दिया। इससे क्या होगा कि जो बैटरी होगी वो सर्किट से डिस्कनेक्ट होगी। अगर किसी कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड होती है तो अपने पास कांस्टेंट क्या हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज। अगर अपने पास बैटरी डिस्कनेक्ट होती है तो अपने पास कांस्टेंट क्या टर्म आएगी, दैट विल बी चार्ज। तो हम इस चार्ज की टर्म में ही फाइंड करेंगे, जो इनिशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। सेकंड वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, जिस मोमेंट पे हमने सेकंड वाले डायग्राम में स्विच को सेकंड से कनेक्ट किया तो इस पूरे सर्किट में
कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 2 + 8 10 माइक्रोफैरेड। बट अपने पास जो चार्ज था दैट इज फिक्स्ड, चार्ज कितना रह रहा है 2, दैट इज 2v। तो यहाँ पे जब ये वाला चार्ज इस कैपेसिटेंस के क्रॉस जाएगा तो अपने पास क्यू का फॉर्मूला CV बनेगा, तो न्यू वोल्टेज कितनी आ जाएगी अपने पास, दैट विल बी इक्वल टू 10 2v डिवाइड बाई 10। तो अपने पास कितना बन जाएगा, तो वोल्टेज आ जाएगी V/5 वोल्ट जो टोटल के क्रॉस होएगा। तो इसमें ध्यान से देखो क्या करना है, जो फर्स्ट वाला है उसमें क्या अपने पास क्यू की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2v²/c की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैरेड, तो इसको एज इट इज रख देते हैं। सेकंड वाले में अपने पास क्या आ जाएगा, अगर इसको चेक करते हैं तो इसका वैल्यू कितनी बनेगी, दैट इज इक्वल टू v², दैट्स इट। तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को देखूंगा, मैं माइक्रोफैरेड वगैरह को कैंसिल आउट करूंगा, मैं निग्लेक्ट कर दूंगा। और सेकंड वाली टर्म में अपने पास क्या बन रहा है, उसकी पूरी की पूरी नेट कैपेसिटेंस कितनी है 10 माइक्रोफैरेड, और अपने पास इसमें चार्ज कितना स्टोर है, दैट इज 2 वोल्ट 2v। तो अपने पास इसका फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू हाफ Q²/c। तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, तो Q² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 2v², और अपने पास c की वैल्यू कितनी होगी 10 माइक्रोफैरेड। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इजी मेथड से करता हूँ तो इस वाली टर्म में अपने पास ये चीज कांस्टेंट चल रही है, जो ui की वैल्यू है वो और सिर्फ 1/c पे प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट वाले ui की वैल्यू प्रोपोर्शनैलिटी में किसके इक्वल है, 2 माइक्रोफैरेड है, और सेकंड वाले में फाइनल में किसके प्रोपोर्शनल, दैट इज इक्वल टू 1/10। और अगर हम चेक करते हैं कि एनर्जी डिसिपेशन कितनी है, तो डिसिपेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा दैट विल बी इक्वल टू UF माइनस UI ओवर इनिशियल। तो ध्यान से देखो इस चीज को, पहले में 1/10 है, फिर 1/2 है, फिर 1/2, तो अपने पास जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 - 5। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 0.8। इट मींस अपने पास 80% जो होएगा वो लॉस होएगा एनर्जी का। इसका आंसर कितना आएगा 80%। माना कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया, बट इसमें हमें क्या क्या करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो ध्यान से देख लो कि जो अपना एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो अपने पास इनिशियल किस पे डिपेंड करेगा 1/2 पे, फाइनल किस पे डिपेंड करेगा 1/10 पे। तो जो अपने पास परसेंटेज चेंज होएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू दिस फॉर्मूला। तो जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, एंड ये वजह जो ये वाला फॉर्मूला है ये बेसिक फॉर्मूला है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही कि हम कॉम्प्लिकेटेड वे से सॉल्व कर रहे हैं, बहुत इजी वाला फॉर्मूला है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या बोला गया है कि डिफ्लेक्शन पैटर्न है जो सिंगल स्लिट है। अब इसको ध्यान से समझो कि जो डिफ्लेक्शन पैटर्न है वो सिंगल स्लिट की वजह से है, तो इसको हम सेंटर वाला जो मैक्सिमम बनेगा उसका पूरा का पूरा साइज क्या होगा अपने पास 2 बीटा, और सेकंड वाला क्या बनेगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू बीटा। तो अपने पास यहाँ से सेंटर में उसने बोला हुआ है कि जो स्लिट विड्थ है तो उसका एंगल कितना है 30 डिग्री। किसका एंगल है ये, फर्स्ट मिनिमा का, तो फर्स्ट मिनिमा यहाँ पे, तो अपने पास ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। उसने उसके बाद बोला है कि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कौन सा होगा, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्राइमरी मेंबर मैक्सिमा, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। तो अपने पास सेकेंडरी मैक्सिमा यहाँ पे आएगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, लेट्स अज्यूम दिस इज अल्फा। तो अपने पास ये वाला बीटा है, ये वाला कितना आ जाएगा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा/2। तो अपने पास मल्टीपल कौन सा आएगा, दैट इज इक्वल टू 3/2 बीटा। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो sin 30 की वैल्यू कितनी बनेगी, दैट इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। तो ये कौन सा होता है, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो आर्क डिवाइड बाय रेडियस वाले लॉजिक से आर्क की वैल्यू कितनी बन रही है, बीटा ओवर रेडियस कैपिटल डी। तो सेकंड वाले में कितना आ जाता है, साइन अल्फा इज इक्वल टू आर्क कितनी है, दैट इज इक्वल टू 3/2 बीटा, डी का डी वहीं पे है तो बीटा, और डी की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाती है, यहाँ से देखो ध्यान से, बीटा/डी की वैल्यू अपने पास आ गई 1/2, बिकॉज sin 30 अपने पास कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो बीटा/डी की वैल्यू कितनी होगी 1/2, दैट इज इक्वल टू 3/4। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 3/4, तो अल्फा कितना हो जाएगा
साइन इनवर्स 3/4, या फिर मैं ऐसे बोलूंगा कि अपने पास यहाँ पे 3/4 दिख गया, गो फॉर 3/4, ये बना सकते हैं। सो 1/2 तो पहले ही नहीं हो सकता क्योंकि 30 डिग्री बन रहा है, 1/4 नहीं हो सकता बिकॉज अपने पास क्या बन रहा है, दैट इज लेसर देन 30 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 30 डिग्री। कॉमन सेंस क्या कहती है, अगर फर्स्ट मिनिमा का एंगल 30 है तो भाई जो उसके ऊपर वाली टर्म होगी उसका एंगल तो यहाँ से तो बड़ा ही होगा ना। तो अपने पास दो ऑप्शंस बनती है, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ। और सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन बन रही है तो हम डायरेक्टली आंसर नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ उसी रीजन के कारण मेरे को सारा का सारा ये वाला मेथड सॉल्व करना पड़ रहा है, पर फिर भी ये मेथड कोई ज्यादा हेक्टिक वाला नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी बहुत है बट थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, तो ध्यान से देखना इस चीज को। अपने पास उसने बोला हुआ कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी दी हुई है, दैट इज -5.4 10⁷, और उसके बाद उसने बोला वो जी की वैल्यू दी हुई है 6। अभी ध्यान से इस चीज को देखो कि हम अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो तो नेगेटिव में होती है, बिकॉज जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है अट्रैक्शन की वजह से, और अट्रैक्शन की वजह से अपने पास क्या होती है, नेगेटिव में टर्म होती है। तो अपने पास यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होएगा, Gmm/r प्लस h, क्योंकि हाइट भी मैटर करेगी, और g डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू Gm/r प्लस h का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो इस चीज को कि जो अपने पास यहाँ पे है ये वाला फंडा Gm, ठीक है, और यहाँ पे ये कॉमन चल रहा है, r/h की 1 की पावर 2 है, 1 की 1 है, तो अपने पास दो न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक ये वाली है, एक ये वाली है। तो 5.4 10⁷ को सिंपली मैं 6 से डिवाइड करूंगा, आई विल गेट 0.9, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 9 × 10⁶ मीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 9000 किलोमीटर। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, r प्लस h की। तो r की वैल्यू कितनी होती है वो पता ही है सभी को, 6400 किलोमीटर होगी। अगर अर्थ के लिए अदर नहीं पता फिर भी इसमें क्वेश्चन में तो मेंशन ही किया हुआ है। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ तो अपने पास क्या आएगा, 9000 इज इक्वल टू 6400 प्लस h। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9000 माइनस 6400, दैट इज इक्वल टू 2600 किलोमीटर। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अपने पास, 2600 किलोमीटर। ये क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपने जो चेक करना है वो सिर्फ इतना है कि जो अपने पास दो न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है सिर्फ उनको डिवाइड करो और उसके बाद फॉर्मूले में पुट करो। फॉर्मूले में ध्यान क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ जो ये वैल्यू है कि दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू डिस्टेंसेस, वन इज अ रेडियस अदर इज अ हाइट फ्रॉम द सरफेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं हम कैसे कर सकते हैं। इस सारा का सारा क्वेश्चन जो है 8th क्वेश्चन वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। उसमें क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच वन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोपगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जहां पे अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात होती है वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब जब चार्ज अपना रेस्ट पे होगा, ध्यान से समझो, रेस्ट पे होगा इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज अपना यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और सम इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जब चार्ज अपना एक्सेलरेट करेगा, मतलब या तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या स्पीड कम होगी, तो इट विल प्रोड्यूस EM वेव। तो EM वेव की जो स्पेशलिटी होगी वो क्या होगी, जिस मूवमेंट पे चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तब अपने पास EM वेव प्रोड्यूस होगी। और EM वेव में लॉजिक क्या होगा कि जो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी एक डायरेक्शन होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, और जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो उसकी वाइब्रेशन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और जो इसका मोशन होगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रोपेगेशन वाला फंडा, वो अपना डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब दोनों के एक्सिस भी परपेंडिकुलर मूव करेगा। तो ऑप्शन अगर हम चेक करते तो अपने पास क्या मिलेगा, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी पे है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर स्टेशनरी है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर चार्ज लेस है तो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता क्योंकि इसमें चार्ज ही नहीं है। तो अपने पास कौन सी ऑप्शन बनती है, दैट इज ओनली 4th ऑप्शन, जिसमें दिया हुआ है एक्सेलरेटिंग चार्ज है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना डिफिकल्ट है कितना इजी है और कैसे आप सॉल्व कर सकते हो इसको। नेक्स्ट वाले में ध्यान से देखो, 10th क्वेश्चन है, उसमें हमें एक यूनिफॉर्म रोप दी हुई है जिसकी लेंथ अपने पास दी हुई है L।
यूनिफॉर्म रोप है जिसकी लेंथ L है, मास M1 है, और उसको वर्टिकली किसी सॉलिड रीजन से उसको हैंग किया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, और M2 मास जो है वो फ्री एंड से अटैच किया हुआ है। तो M2 मास कहाँ पे आ गया? दिस इज M2 मास जो नीचे अटैच किया हुआ है। और अगर यहाँ पे एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे बॉटम में उसकी वेवलेंथ लैम्डा होगी, एंड अगर उसकी वेवलेंथ ऊपर जाएंगे तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, ज्यादा होगी, उसकी रेशो हमने फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखो इस चीज को, जो अपने पास C का फॉर्मूला होता है, C का बोलूंगा स्पीड का फॉर्मूला होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी टू वेवलेंथ, और जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है T/m। m क्या होता है अपने पास? मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो जो वेवलेंथ होगी वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू अंडर T। T क्या है यहाँ पे? दिस इज टेंशन। अब ध्यान से इस बात को समझा, λ1 जो है किसके प्रोपोर्शनल है? λ1 की जगह पे सिर्फ और सिर्फ m2 टेंशन दे रहा है, और जो λ2 है ये वाला पोर्शन वो किसकी वजह से है? वो दो मासेस की वजह से, एक m2 की वजह से, एक m1 की वजह से। प्रोपोर्शनैलिटी में कौन सा आएगा? m1 प्लस m2। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? λ2 बाय λ1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 बाय m2। तो अपने पास आंसर क्या बनेगा ऑप्शन में? सबसे पहले तो ये ऑप्शन खत्म हो गए क्योंकि दो मासेस ऐड हो रहे हैं, तो अपने पास क्या बनेगा? ये वाला ऑप्शन बनेगा, क्योंकि नीचे यहाँ पे m1 दिया और यहाँ पे m2 दिया, तो ये वाला नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। एंड अगर इसको आप आराम से करोगे तो इजीली अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज अगर आप डायग्राम समझोगे कि भाई नीचे जो था वेवलेंथ λ1 थी, ऊपर वेवलेंथ λ2 होगी, नीचे जो वेवलेंथ है दैट इज ड्यू टू द मास m2, तो वो मास m2 के प्रोपोर्शनल है। जो ऊपर वाली वेवलेंथ है वो टोटल मास के कारण है, मतलब एक m1 वाला एक m2 वाला, तो टोटल मास m1 प्लस m2 है। तो अपने पास रेशो कितनी आएगी? अंडर ऑफ m1 प्लस m2 ओवर m2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो 11th क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में वो तो वैसे ही इजी है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसने बोला एक रेफ्रिजरेटर, जनरल रेफ्रिजरेटर है जो 4 डिग्री और 30 डिग्री में वर्क कर रहा है, 600 कैलोरीज वगैरह हीट को कुछ कर रहा है। तो मैं इसको सिंपल और सिंपल जनरल सेंस से सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। ध्यान से देखो, नॉर्मली अगर जिन बंदों को प्रैक्टिकल नॉलेज होगी उनको पता लगेगा कि भाई अगर घर में फ्रिज चलता है तो कभी पेरेंट्स नहीं बोलते ध्यान से यूज करो बिकॉज बिजली का बिल आता है, बट जब एसी चलता है तो झूठ बोला जाता है कि ध्यान से यूज करो। इट मीन्स जो फ्रिज है उसका जो कंप्रेसर है या रेफ्रिजरेटर का जो यूनिट है वो इतनी ज्यादा बैटरी या फिर इतना इफेक्टिव नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करे। तो 2 वाट को तो हो ही नहीं सकता, 2 वाट का तो अपने पास बल्ब भी नहीं होता, 23 वाट का अपने पास सिंपल बल्ब होता है, ये नहीं हो सकता। ये 2.3 किलोवाट 2300 वाट का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एसी का भी अपने पास 1.5 किलोवाट दैट मीन्स 1500 वाट का होएगा, या फिर तकरीबन 2000 वाट का होएगा। एसी भी अपना 2365 का वॉटेज में बहुत कम होता है। तो अपने पास आंसर कौन सा बनता है? थर्ड ऑप्शन, क्योंकि अपने पास नॉर्मली जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी पावर कितनी होती है? 100 वाट 200 वाट। जैसे अपना फैन हो गया, फैन अपना तकरीबन 100 वाट के 80 to 100 वाट के पावर कंज्यूम करता है। जो ट्यूब लाइट है वो अपनी 36 या 40 वाट की होती है। जो बल्ब होता है वो अपना 50 वाट का होता है, 100 का भी होता है। बट 2300 का कोई इंस्ट्रूमेंट मुश्किल से आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। 23 वाला मिलेगा जो बल्ब वाली रेशो होगी, 2.3 वाला जो 0 वाट का बल्ब होता है, तो उसकी ये वोल्टेज होती है। तो अपना जो रेफ्रिजरेटर होगा वो ऑटोमेटिकली एक सिंपल वाला होगा जो 200 वाट तक का हो सकता है। इट मीन्स बिकॉज ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं कर रहा, तो इसकी वोल्टेज भी अपने पास कम ही होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने अगर आप डायग्राम समझोगे तो आराम से हो जाएगा। ध्यान से समझो इसको। एयर कॉलम है, क्लोज एट वन एंड, दिस इज एयर कॉलम। यहाँ पे अगर मैं प्राइमरी की बात करता हूँ, यहाँ पे ये चीज जो आएगी अपने पास लैम्डा बाय, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ओवरटोन, या फिर इसको बोल सकते हैं हम फर्स्ट वाला। और अगर इसका सेकंड पार्ट हम चेक करते हैं तो सेकंड वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसे शेप बनेगी? ध्यान से देखो, कुछ ऐसे करके होगा जिसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 पार्ट्स का मतलब क्या बनेगा? दैट इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4। यहाँ ये वाला जो पोर्शन है ये लैम्डा बाय 4 वाला पोर्शन है। मैं गलत बोल गया था, बिकॉज अपने पास जो एक पूरी वेवलेंथ होती है वो ऐसे करके होती है।
अगर इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दिस इज कंप्लीट लैम्डा, और ये वाला कितना हो जाएगा लैम्डा बाय 4। और अगर इसको हम वेव की फॉर्मेट में करेंगे तो ऐसा होएगा, तो अपने पास एक वाला फंडा कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 4। और अगर यहाँ से इस चीज को कंपेयर करता हूँ तो ध्यान से देखो, ये वाली चीज यहाँ पे दिख रही है आपको, तो दिस बिकम लैम्डा बाय 4। अगर इस वाले को देखता हूँ तो मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 1 2 3, तो 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 4। तो ध्यान से देखो इस चीज को, पहले वाले एयर कॉलम की जो लेंथ थी दैट इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ चाहिए 50 सेंटीमीटर, जो रेजोनेटिंग के लिए चाहिए, और सेकंड के कॉरेस्पॉन्डिंग चाहिए 3 लैम्डा बाय 4। तो अपने पास 3 टाइम लैम्डा बाय 4 है। लैम्डा बाय 4 के अब कॉरेस्पॉन्डिंग कितना है 50, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने पास कितना आएगा, दैट इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। अगर आप इसकी डायग्राम को ढंग से अंडरस्टैंड करोगे तो ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 39। उसने बोला हुआ है कि अपने पास ए बी जंक्शन है, तो वोल्टेज का डिफरेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। वैसे ही दिख रहा है 4 और 6 का, तो फॉर्मूला लगाते हैं V इज इक्वल टू IR। करंट हमने फाइंड करना है, रेजिस्टेंस कितनी है 1 किलो ओम, जो किलो का वर्ड होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1000 ओम। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो 1000 आ जाएगा। तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 1000, तो 10 से कैंसिल हो गया, 1/100 एम्पियर, तो कितना आएगा 10⁻² एम्पियर। तो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो आराम से हो जाते हैं क्वेश्चन सारे के सारे। बस आपका एक बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी पहले चाहे आप 16 क्वेश्चन देख लो, 15 हम बाद में आते हैं। उसने बोला है कोएफिशिएंट है 2, एक बॉडी है, यहाँ पे एक बार की हुई है, एक अपने पास ब्रास की है, एक अपने पास स्टील की है। इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, दूसरे का अल्फा 2। उसने बोला है कि हमने क्या करना है कि L2 माइनस L1 इज मेंटेन सेम एट ऑल टेम्परेचर्स। तो जो L2 माइनस L1 है वो सेम है, मतलब हम ये चेंज नहीं हो रही है, तो हम इस वाले फंडे से भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अपने पास अगर L2 माइनस L1 सेम चल रहा है तो इसका मतलब है कि L1 जो चेंज है वही L2 में चेंज है। सो आपको ये चीज ध्यान से देखोगे तो पता लग जाएगा कि अगर फर्स्ट वाली का चेंज सेकंड वाली वायर के चेंज के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली दोनों का जो चेंज होएगा वो क्या चलेगा, हमेशा कांस्टेंट चलेगा। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर डायग्राम को इस तरीके से देखते हैं कि दोनों का जो डिफरेंस है सेम चल रहा है, या फिर हम ऐसे इसको दूसरे केस में ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं कि एक L2 है, एक L1 है, एक का अल्फा 2 एक का अल्फा 1 है। ये वाली स्टील की अपने पास रॉड है, तो दोनों के कंडीशंस में अपने पास L2 माइनस L1 सेम चल रहा है। अगर हम चेक करते हैं तो डेल्टा L1 की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा इंटू L, अल्फा 1 L1 इज इक्वल टू इसकी कितनी हो जाएगी, और टेम्परेचर दिया जाएगा तो इसका कितना आएगा अल्फा 2 L2 डेल्टा 2। बट उसने खुद बोला है कि हर एक टेम्परेचर पे फिक्स रहेगा, तो अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्फा 1 L1 इज इक्वल टू अल्फा 2 L2। तो अपने पास आंसर सही वाला कौन सा बनेगा, अल्फा 1 L1। तो फोर्थ वाला आंसर अपने पास सही बनता है, बाकी सारे के सारे गलत हैं।